हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका और स्वागत है आपका पॉलीपीडिया में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बायपोलर सिस्टम, द्विध्रुवीय व्यवस्था। इसमें हम जानेंगे कि बायपोलर सिस्टम का अर्थ क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, मिलिट्री अलायंसेस मतलब सैन्य गठबंधन, और देशों को इन सैन्य गठबंधनों से फ़ायदा क्या होता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंसेस जैसे टॉपिक्स और कुछ फुल फॉर्म्स भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को लास्ट तक देखें क्योंकि सेशन के एंड में वीडियो से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी रखे गए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आउट ऑफ 10 आपके कितने सही होते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में हमें भी बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर वीडियोस का अपडेट आपको समय पर जाए। सेशन की शुरुआत इस क्वेश्चन के साथ करेंगे कि बाइपोलर सिस्टम क्या है। देखिए, बाय का मतलब होता है दो से, जैसे बाइकैमरल मतलब दो सदनों से है, या फिर बाइलिंगुअल का मतलब दो भाषाओं से, ठीक ऐसे ही बाइपोलर मतलब दो ध्रुवीयता का अर्थ दो ताकतों से होता है। और शीत युद्ध के दौरान ये दो ताकतें थी, यूएसए और यूएसएसआर। यही रीजन है कि शीत युद्ध के दौर को दो ध्रुवीयता का दौर भी कहा गया, क्योंकि ये दो ध्रुव मतलब दो ताकतों या दो जो पोल थे उनके बीच लड़ा गया था, जो कि यूएसए और यूएसएसआर थे। इसकी शुरुआत का मेन रीज़न ये था कि पूंजीवाद मतलब कैपिटलिज्म और साम्यवाद मतलब कम्युनिज्म को स्प्रेड होने से रोकना चाहता था। मतलब जो कैपिटलिज्म है वो कम्युनिज्म को फैलने से या बढ़ने से रोकना चाहता था, और इनके बीच कंपटीशन को फिर बढ़ावा मिला, जिसकी वजह से शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अब क्योंकि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म इन दोनों आइडियोलॉजी को लीड करने वाली कंट्रीज यूएसए और यूएसएसआर थी, इसीलिए विश्व दो ध्रुवीय बना, बाइपोलर बना। इसी को दो ध्रुवीयता का दौर भी आप कह सकते हैं, बाइपोलर भी कह सकते हैं, जब तक शीत युद्ध चला। क्योंकि अब शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी तो दोनों ही जो सुपर पावर्स थी यूएसए और यूएसएसआर, वो अपने प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अपने इन्फ्लुएंस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मतलब लगी हुई थी। ठीक है, अब इस तरीके से जो कंट्रीज थी उनके पास थे, या तो वो प्यार से उनके साथ जुड़ जाएं या फिर युद्ध में हार के उनके साथ जुड़ जाएं। तो अब इनके पास अपना एक सुरक्षा का सवाल आता है, सिक्योरिटी का सवाल उठता है कि अगर वो किसी एक ग्रुप में शामिल हो जाए तो जो दूसरा ग्रुप होगा वो उनके ऊपर अटैक करने की नहीं सोचेगा, और अगर अटैक करता भी है तो जिस ग्रुप में वो शामिल होंगे वो ग्रुप उनको आगे सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा। तो इस तरीके से दोनों ही सुपर पावर्स अपने प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ा रही थी, लेकिन स्मॉल कंट्रीज़ का बड़ी सुपर पावर्स के साथ जुड़ने के पीछे कई सारे रीजंस थे। उनका अपना पर्सपेक्टिव था, उनके अपने रीजंस थे। जैसे उनका अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी, सपोज अगर कोई कंट्री है और उस कंट्री के बगल में कोई कंट्री है, इन दोनों के आपस में कंपटीशन है। एग्जाम्पल हम इंडिया पाकिस्तान ले सकते हैं कि दोनों का यहाँ पर आपस में कंपटीशन रहता है कि कौन ज़्यादा खुद को डेवलप करेगा। तो दोनों ही कंट्रीज़ का आपस में कंपटीशन है। दोनों में से कोई एक, क्योंकि दोनों ही न्यूली इंडिपेंडेंट है तो दोनों ही के पास रिसोर्सेज भी नॉर्मल इक्वली है, तो इस तरीके से दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में कंपटीशन होता है। तो दोनों में से कोई एक क्या करेगा, किसी एक सुपर पावर के साथ जुड़ जाएगा। जैसे कोई एक देश है, उसे अपने पड़ोसी देश से अटैक होने का डर है, क्या सामने वाला मेरे ऊपर क्या कर देगा, आक्रमण कर देगा, हमला कर देगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से वो जो देश है वो क्या करेगा, अपनी सुरक्षा के लिए इंश्योर, अब अगर वो कमज़ोर हो तो उससे तो लड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो अपनी सुरक्षा के लिए वो क्या करेगा, किसी एक सुपर पावर के साथ जाके जुड़ जाएगा, और इस तरीके से जो सुपर पावर होगा मतलब यूएसए या यूएसएसआर, अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो लेंगे। तो इस तरीके से उन्हें क्या मिल जाता था, प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, सुरक्षा का वादा उन्हें मिल जाता था। और साथ ही साथ अगर वो किसी एक सुपर पावर के साथ अगर जुड़ते थे तो उन्हें इकोनॉमिक हेल्प भी मिलती थी। ठीक है, और फाइनेंशियल हेल्प हो गई, वेपन्स की हेल्प हो गई, मिलिट्री, हर तरीके से उन्हें हेल्प मिलती थी, वेपन्स वगैरह की। ठीक है, और अगर उनका, और इसी तरीके से उनका अपने क्या होता था, पड़ोसी देशों के साथ कंपटीशन भी होता था, क्योंकि अपने अकेले दम पे रिसोर्सेज के बेसिस पे तो वो उससे आगे नहीं निकल सकते थे। तो वो क्या करते थे, मुनाफे को लेके, अपने फ़ायदे को लेके, जो सुपर पावर्स से उनको मिलता था उसे लेकर के वो अपने पड़ोसी देशों से आगे निकलते थे, क्योंकि उनका उनसे क्या था, कंपटीशन। ये रीजंस है जिनकी वजह से स्मॉल कंट्रीज सुपर पावर्स के साथ जुड़ते थे। या तो उन्हें सुरक्षा का वादा मिल जाता था, उन्हें इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मतलब जैसे मिलिट्री हेल्प उन्हें मिल जाती थी, और तीसरा रीज़न हमने डिस्कस किया कि उनका क्योंकि अपने पड़ोसी कंट्रीज़ से, नेबरिंग कंट्रीज से उनका अपना कंपटीशन था, जिसकी वजह से सुपर पावर्स के साथ उन्होंने अलाइज किया।
तो भाई अब जो पूरी दुनिया होती है वो ऑलरेडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही होती है। कुछ कंट्रीज या तो यूएसए के ग्रुप में इंक्लूड हो रही है या फिर कुछ कंट्रीज यूएसएसआर के ग्रुप में। उनके पास थे ही 2 रास्ते, या तो वो प्यार से उनके साथ जुड़ जाती स्मॉल कंट्रीज, या फिर जबरदस्ती सुपर पावर्स उनको अपने ग्रुप में ऐड कर लेते थे। तो पूरी दुनिया में डिवीजन चल रहा था, पार्टीशन चल रहा था, पूरी दुनिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी दोनों के ग्रुप्स में। तो सबसे पहले जो डिवीजन होता है वो होता है यूरोप में। यूरोप 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप में, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी यूरोप में। तो पश्चिमी यूरोप की जो मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज होती है, मतलब सारी कंट्रीज हम नहीं कह सकते, ज़्यादातर जो देश होते हैं वो, तो ज़्यादातर जो देश होते हैं पश्चिमी यूरोप के वो सपोर्ट करते हैं यूएसए को। सेम ऐसे ही ईस्टर्न यूरोप की जो मोस्टली कंट्रीज होती है वो सपोर्ट करती है यूएसएसआर को। यही रीज़न है कि इन्हें ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंसेस के नेम से जाना गया। आगे नेक्स्ट जो स्लाइड होगी हमारी उसमें हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेंगे, ठीक है। अब अमेरिका वेस्टर्न यूरोप के साथ अपनी फ्रेंडशिप को, अपनी दोस्ती को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करता है, एक मिलिट्री अलायंस करता है। मिलिट्री अलायंस का मतलब होता है सैन्य गठबंधन, जो सैनिक पर्पस से किया गया हो, मिलिट्री पर्पस से, मतलब सुरक्षा भी आप कह सकते हैं, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल हेल्प लेने का भी इसका अपना मोटिव हो सकता है, कई सारे रीजंस हो सकते हैं। तो नाटो जब बनाया गया था तो ये बनाया गया था 1949 में। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 12 कंट्रीज थे और इसमें एक बात बोली गई थी कि अगर किसी एक के ऊपर भी अटैक होता है, इन 12 कंट्रीज में से किसी एक के ऊपर भी अटैक होता है, तो ये अटैक किसी एक पर नहीं सबके ऊपर माना जाएगा, क्योंकि सभी एक ग्रुप में है और जिम्मेदारी पूरे ग्रुप की होगी। मतलब सारी कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल होंगी एक दूसरे की सिक्योरिटी के लिए, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। तो इसके रिस्पॉन्स में जो यूरोप में ईस्टर्न यूरोप में यूएसएसआर था, उसने भी अपनी दोस्ती को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए वार्सा पैक्ट के नाम से एक मिलिट्री अलायंस किया था 1955 में। अब अमेरिका चाहता था कि वो खुद को सिर्फ यूरोप तक लिमिटेड ना रखे, क्योंकि जैसे हमने आगे डिस्कस किया था कि अमेरिका और यूएसएसआर दोनों ही अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते थे या बढ़ा रहे थे। तो यूरोप से अब बारी एशिया की थी। तो एशिया में जाकर के अमेरिका ने सीटो और सेंटो के नाम से 2 मिलिट्री अलायंस किए थे, ठीक है। सीटो किया था 1954 में और सेंटो जो मिलिट्री अलायंस किया गया था ये किया गया था 1955 में। सीटो का पूरा नाम है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फ्लो चार्ट में जैसे स्क्रीन पर आप देखेंगे, एशिया को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक है। तो साउथ ईस्ट वाला पार्ट है, मतलब इस वाले एरिया की अगर हम बात करें तो इस एरिया में अमेरिका ने सीटो की जो मिलिट्री अलायंस है वो किया गया था, और सेंटो जो था वो सेंट्रल एशिया में किया गया था 1955 में, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसी को बगदाद पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसके ध्यान रखेंगे आप आगे। ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंस, ये चीज़ हम ऑलरेडी फ्लो चार्ट के थ्रू अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पूरा जो वर्ल्ड होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होता है, इंटायर वर्ल्ड इनटू 2 कैंप्स डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। और फर्स्ट डिवीजन हैपन इन यूरोप, सबसे पहले डिवीजन यूरोप में होता है। यूरोप में कौन कौन सा, वही ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप सपोर्ट करता है यूएसए को, मतलब जो पश्चिमी यूरोप होता है वो अमेरिका को सपोर्ट करता है, और जो ईस्टर्न यूरोप होता है वो यूएसएसआर को सपोर्ट करता है, इसीलिए इसको वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऑलरेडी हम फ्लो चार्ट के थ्रू हम पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म्स यहाँ पे लिखी गई है नाटो, सीटो, सेंटो की, और यहाँ पे अलग ये है कि कंट्रीज़ के नेम भी हैं, और इन कंट्रीज़ को एक बार हम मैप के थ्रू भी थ्रू आउट मतलब चेक कर लेंगे कौन सी क्या है, ठीक है। तो नाटो जो है वो 1949 में बनाया गया था। 12 कंट्रीज़ है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कंट्रीज़ आप थोड़ा ध्यान देंगे, कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, इटली, वेस्ट जर्मनी, ग्रीक हो गया, तुर्की, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, पोर्तुगाल और नॉर्वे और डेनमार्क, ये 12 कंट्रीज़ हैं। सीटो जो है वो 1954 में बनाया गया था, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंटो का पूरा नाम है 1955 में हुआ था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन भी इसे कहते हैं। और 1955 में वार्सा पैक्ट किया गया था। इसमें जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पे मेंशन है, देखिएगा, यूएसएसआर, पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया। तो ये कंट्रीज़ यहाँ पे, चलिए मैप के थ्रू एक बार इनको देख लेते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों को जो ये मैप विजिबल हो रहा है, ये जो मैप है ये यूरोप का है, ठीक है। तो रेड कलर में जो कंट्रीज़ हैं ये यूएसए को सपोर्ट करती है, और जो येलो कलर की जो कंट्रीज़ है ये सपोर्ट करती है यूएसएसआर को, यूएसएसआर की सपोर्टर होती है ये, ठीक है। तो रेड कलर की जो कंट्रीज़ हैं ये नाटो के मेंबर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्तुगाल हो गया, स्पेन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, वेस्ट जर्मनी,
नॉर्वे, स्वीडन, यूके, ये सारी कंट्रीज़ हैं जो यूएसए के सपोर्टर्स थी, और यूएसएसआर के सपोर्टर्स वे जो येलो कलर में आपको मिलेंगी, जैसे पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया। ये मैप के थ्रू करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये मैप इस चैप्टर का, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो जो ये यूएसएसआर का जो ग्रुप है, इसी को ही ईस्टर्न अलायंस के नेम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और जो यूएसए का ग्रुप है, इसको वेस्टर्न अलायंस के नेम से जाना जाता है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हम इसे कर देते हैं, ईस्ट और वेस्ट यूरोप, है ना। तो इसी को ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंस के नाम से जाना जाता है। कंट्रीज़ के नेम पूछ लिया जाता है, वेस्टर्न अलायंस की किन्हीं 2 कंट्रीज़ के नेम बताइए, ईस्टर्न अलायंस की किन्हीं 2 कंट्रीज़ का नाम बताइए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये जो टॉपिक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। स्मॉल कंट्रीज़ के बेनिफिट्स तो हमने देख लेते हैं कि स्मॉल कंट्रीज़ को सुपर पावर्स के साथ जुड़ने में फ़ायदा क्या होता है ना। अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे कि सुपर पावर्स को क्या मुनाफा मिलता था कि वो स्मॉल कंट्रीज़ को अपने ग्रुप में ऐड करती थी, उन्हें भी तो कोई ना कोई मुनाफा मिलता होगा, है ना। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है व्हाई डिड द सुपर पावर्स हैव मिलिट्री अलायंस विद स्मॉल कंट्रीज, स्मॉलर कंट्रीज। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है 2-3 तरीके से। Why did the सुपर पावर्स इन द कोल्ड वॉर एरा नीड अलाइज, कि उन्हें क्या ज़रूरत थी अलाइज करने की। तो यही सारे नीचे बेनिफिट्स जो स्क्रीन पे आप लोगों को विजिबल होंगे वो सारे रीजंस हैं। Why did the 2 सुपर पावर्स नीड अलाइज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, घुमा फिरा के एक ही बात पूछ रहा है कि सुपर पावर्स को फ़ायदा क्या था स्मॉल कंट्री से। तो भाई बहुत सारे मुनाफे थे। सबसे पहला रीज़न तो ये था कि नेचुरल रिसोर्सेज उनको मिल जाते थे, वाइटल रिसोर्सेज आप कह सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज थे जैसे ऑयल हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सारे उनको मिलते थे क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ना जो डॉलर होता है, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं सच एज ऑयल, तो उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो जिस भी कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज अगर होंगे तो वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है और करेंसी अच्छी खासी उसे मिल जाती है। नेक्स्ट है टेरिटरी, कि किसी भी सुपर पावर्स को किसी दूसरी सुपर पावर की जासूसी करने के लिए ना टेरिटरी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली में हैं, हम दिल्ली में रह के कोई पर्सन अगर किसी दूसरी प्लेस पे, अगर सपोज वो मुंबई में है, तो दिल्ली में रह के मुंबई में रहने वाले पर्सन की जासूसी नहीं कर पाएंगे। हम उसके सराउंडिंग में कोई ना कोई प्लेस चाहिए होगा जहाँ पे रह के हम उसकी जासूसी कर सके। तो सुपर पावर्स क्या थी, वो भी ऐसे ही जासूसी करती थी। इस तरीके से सुपर पावर्स को नेचुरल रिसोर्सेज भी मिल जाते थे, टेरिटरी उनको मिल जाती थी, वहाँ से अपनी सेना को वो भेज सके ताकि, ठीक है, अगर वॉर की सिचुएशंस बनती है तो, और साथ ही साथ वो वहाँ से जासूसी भी कर लेते थे अपने दुश्मन देश की, दोनों ही सुपर पावर्स। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सपोर्ट, कि जो सुपर पावर्स होती थी उन्हें सपोज उनका अगर किसी के साथ अगर वॉर होता है तो उस वॉर में उनका खुद का मिलिट्री एक्सपेंस जो होता था वो सिर्फ खुद का नहीं होता था, वो जो स्मॉल कंट्रीज उसके सपोर्ट करते वो भी इकोनॉमिक एक्सपेंस में, मिलिट्री एक्सपेंस में क्या करती थी, मतलब थोड़ा बहुत हिस्सा शेयर करती थी, ठीक है। अब इस तरीके से जो सुपर पावर्स होती थी उनका इकोनॉमिक जो एक्सपेंस होता था वो क्या हो जाता था, शेयर हो जाता था। तो सुपर पावर्स को यही सारे मुनाफे मिलते थे स्मॉल कंट्री से, कि खर्चा भी शेयर हो जाता था, रिसोर्सेज भी मिल जाते थे, क्योंकि अपने ही घर में रह के वो जासूसी नहीं कर सकते तो किसी दूसरे को अपने ग्रुप में ले लेते थे और वहाँ से अपने दुश्मन देश की जासूसी किया करते थे, और साथ ही साथ वहाँ से अपनी सेना को भी भेज सकते थे, क्योंकि एकदम से अपनी सेना को एक कोने से दूसरे कोने में भेजना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए कोई पड़ोसी कंट्री को अपने साथ मिला लेते थे ताकि उनका जो डोमिनेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। और ना सिर्फ इन रीजंस की वजह से बल्कि उनकी जो अपनी आइडियोलॉजी थी, जैसे अमेरिका की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, है ना। तो इस तरीके से इनको अपना ये मुनाफा मिलता था कि उनकी आइडियोलॉजी भी स्प्रेड हो रही है, उनकी विचारधारा के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, है ना। तो फॉलोअर्स बढ़ने से भी इनका जो डोमिनेंस होता था वो बढ़ता था इंटरनेशनल लेवल पर, और दोनों ही कंट्रीज़ ये चाहती थी कि उनका दबदबा बढ़े। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कब स्थापित किया गया था। पहला ऑप्शन है हमारे सामने 1940, सेकेंड ऑप्शन है 1949, थर्ड ऑप्शन है 1954 और फोर्थ ऑप्शन है 1945। तो सही आंसर हमारा होगा 1949 में नाटो की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी, और ये फुल फॉर्म ऊपर इसकी लिखी हुई है। इसमें 12 कंट्रीज थी और ये बात बोली गई थी कि अगर अटैक किसी एक के ऊपर होगा तो वो सबके ऊपर माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज वर इन्वॉल्व्ड इन नाटो, नाटो में कितने देश शामिल थे। ये हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लिया है। तो
पहला ऑप्शन है हमारे सामने 10 कंट्रीज, सेकंड है ऑप्शन 12 कंट्रीज, थर्ड ऑप्शन है 14 और फोर्थ ऑप्शन है 16 कंट्रीज। तो सही आंसर हमारा होगा 12। ये तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, है ना। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेंबर ऑफ नाटो। निम्नलिखित में से कौन सा नाटो का सदस्य था। तो नाटो के मेंबर कंट्रीज मैंने आपको बोला भी था, मैप में भी कई बार पूछ ली जाती है लोकेशंस, है ना। तो पहला ऑप्शन है हमारे सामने यूएसए अमेरिका, सेकेंड ऑप्शन है इंग्लैंड, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो क्योंकि यूएसए, इंग्लैंड और फ्रांस तीनों ही जो है वो अमेरिका के मेंबर, मतलब नाटो के मेंबर्स थे, तो किसी एक पे हम टिक करेंगे तो बाकी दोनों फिर गलत मान लिए जाएंगे। तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा थर्ड का फोर्थ आंसर हमारा सही होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट डिस्क्राइब द फीचर ऑफ द मिलिट्री अलायंसेस फॉर्म बाय द सुपर पावर्स। निम्नलिखित में से कौन महाशक्तियों द्वारा गठित सैन्य गठबंधनों की विशेषता का वर्णन नहीं करता। तो सबसे पहले अगर एग्जाम्स में जब भी पूछा जाए ना नहीं, तो आप उससे सबसे पहले अंडरलाइन कर लो कि हमें बताना क्या है, नहीं तो बहुत बच्चे जो होते हैं वो गलत कर देते हैं। तो इसमें जो नीचे ऑप्शंस हैं हमें इसमें ये बताना है कि 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो मिलिट्री अलायंसेस के फीचर्स को एक्सप्लेन नहीं करता, तो हमें उसे आइडेंटिफाई करना है। तो पहला ऑप्शन है हमारे सामने, मेंबर कंट्रीज ऑफ द अलायंस आर टू प्रोवाइड बेसिस इन देयर रिस्पेक्टिव लैंड्स फॉर द सुपर पावर्स। महागठबंधन के सदस्य देशों को महाशक्तियों के लिए अपनी भूमि में आधार प्रदान करना जरूरी है। तो क्या ये विशेषता है मिलिट्री अलायंस की? तो ये बिल्कुल होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि लोकेशंस देनी होती थी, जमीन देनी होती थी स्मॉल कंट्रीज को, ताकि जो सुपर पावर्स है वो अपनी मिलिट्री को वहाँ से भेज सके किसी दूसरी जगह या जासूसी करने के लिए भी, है ना। चलिए, तो सेकेंड पॉइंट है हमारा, मेंबर कंट्रीज टू सपोर्ट द सुपर पावर बोथ इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी। सदस्य देश विचारधारा और सैन्य रणनीति दोनों के संदर्भ में महाशक्ति का समर्थन करते हैं। तो ये भी इसकी विशेषता होगी, है ना। पहला दूसरा ऑप्शन दोनों ही विशेषता बताते हैं इसकी। थर्ड ऑप्शन है, व्हेन अ नेशन अटैक्स एनी मेंबर कंट्री इट इज कंसीडर एज एन अटैक ऑन ऑल द मेंबर कंट्रीज। जब कोई राष्ट्र किसी भी सदस्य देश पर हमला करता है तो उसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ा था, जैसे नाटो एक मिलिट्री अलायंस था, तो ये भी इसकी विशेषता होगी। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं क्या है। सुपर पावर्स असिस्ट ऑल द मेंबर कंट्रीज टू डेवलप देयर ओन न्यूक्लियर वेपन्स। सुपर पावर सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियारों को विकसित करने में सहायता करते हैं। तो भाई जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो हमारा मिलिट्री अलायंस जो है उसकी विशेषता को एक्सप्लेन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो सुपर पावर्स होती थी वो कभी भी अपनी सपोर्टर्स कंट्रीज को उनको न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने में हेल्प नहीं करते थे, क्योंकि अगर वो उनको ही हेल्प कर देंगे तो फिर वो खुद ही ताकतवर कंट्रीज कैसे रह जाएंगी, है ना। तो उनको वो हेल्प नहीं करते थे, बल्कि उनसे तो हेल्प लेते भी थे, उन्हें हेल्प देते भी थे। इकोनॉमिक हेल्प हो गई, मिलिट्री हेल्प हो गई, थोड़े बहुत वेपन्स उनको दे दिए, लेकिन इतना भी नहीं कि न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करवाने में हेल्प करेंगे। तो फोर्थ का सही आंसर हमारा होगा, फोर्थ आंसर सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ सीटो। निम्नलिखित में से कौन सीटो का सदस्य नहीं था? पहला ऑप्शन है यूएसएसआर, सेकेंड ऑप्शन है न्यूजीलैंड, थर्ड ऑप्शन है पाकिस्तान और फोर्थ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर हमारा होगा यूएसएसआर। क्यों? क्योंकि जो सीटो था वो अमेरिका का मिलिट्री अलायंस था, तो यूएसएसआर तो उसका कॉम्पिटिटर था और यूएसएसआर ने अपना एक अलग से मिलिट्री अलायंस बनाया था। तो सीटो का मेंबर यूएसएसआर नहीं है, तो यहाँ पे भी हमें कौन सा ढूंढना था? नहीं। तो फिफ्थ का सही आंसर होगा ए, यूएसएसआर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नेम एन ईस्टर्न अलायंस इन द एरा ऑफ कोल्ड वॉर। शीतयुद्ध के युग में एक पूर्वी गठबंधन का नाम बताइए। कोई से भी हमने पढ़े थे ना, ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंस हमने पढ़े थे, तो हमें ईस्टर्न अलायंस के बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है नाटो, आइडेंटिफाई करना है कि ईस्टर्न अलायंस कौन सा है। पहला ऑप्शन है हमारा नाटो, सेकंड है सीटो, थर्ड ऑप्शन है सेंटो और फोर्थ ऑप्शन है वार्सो पैक्ट। तो नाटो, सीटो, सेंटो जो स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन है ये तो वेस्टर्न अलायंस है अमेरिका के। बचा फोर्थ ऑप्शन वार्सो पैक्ट, तो वार्सो पैक्ट जो है वो ईस्टर्न अलायंस है जो कि यूएसएसआर ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7th क्वेश्चन की तरफ।
7th क्वेश्चन है हमारा, डैश एस्टेब्लिश्ड वार्सा पैक्ट टू काउंटर नाटो। नाटो का मुकाबला करने के लिए डैश ने वार्सा संधि की स्थापना की। तो हमें यहाँ पे बताना है कि किसने की। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारे सामने यूएसए, सेकंड ऑप्शन है यूएसएसआर, थर्ड ऑप्शन है ब्रिटेन और फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस। तो यूएसएसआर की जो वार्सा पैक्ट की जो स्थापना की गई थी वो क्योंकि यूएसएसआर ने की थी। तो 7th का हमारा सही आंसर होगा बी, यूएसएसआर। चलिए बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर बगदाद पैक्ट वॉज साइन। किस वर्ष बगदाद संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। पहला ऑप्शन है हमारा 1945, सेकंड ऑप्शन है 1949, थर्ड ऑप्शन है 1954 और फोर्थ ऑप्शन है 1955। तो बगदाद पैक्ट की जो डेट है हमारी वो है 1955। तो 8th का सही आंसर होगा 1955 और बगदाद पैक्ट को ही सेंटो के नाम से भी जाना जाता है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन है हमारा, बगदाद पैक्ट वॉज ऑल्सो नोन एज। ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। पहला ऑप्शन है नाटो, सेकेंड है सीटो, थर्ड है सेंटो और फोर्थ है वार्सा पैक्ट। कि बगदाद संधि को किस रूप में भी जाना जाता है, किस नाम से और इसे जाना जाता है। तो सही आंसर हमारा होगा 9th का सी, थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा सेंटो। बगदाद को सेंटो के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है हमारा, राइट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कालक्रमानुसार लिखे। यहाँ पे जो ये 4 पॉइंट्स आपको विजिबल हो रहे हैं, इनकी जो डेट्स है, डेट्स के अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है, ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। सेशन अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और टॉपिक के साथ। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।